क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका GS1 सफर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GS1 सफर के इस खूबसूरत से सफर में हमने आपसे वादा किया है कि इसमें हम आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे। तो चलिए इसी के तहत हम शुरू करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 6। पिछले 5 लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान को लागू करना। उसके बाद हमने बात की कि हमारा संविधान बना उससे पहले संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा की मांग कैसे की गई, कब की गई, किसने सबसे पहले की। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा के लिए कैसे इलेक्शंस कराए गए, और संविधान सभा में जो 15 फीमेल मेंबर्स थी, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उन फीमेल मेंबर्स को बहुत ही अच्छी ट्रिक से, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, जिसने पिछले 5 लेक्चर्स को कवर नहीं किया है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 5 लेक्चर देख सकता है। अब शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें आज हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठक। जो संविधान सभा की मीटिंग्स की गई उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि 1946 में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था 1946 में क्या आता है हमारा कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसको कौन लेकर आते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या होते हैं? इस कैबिनेट मिशन के हेड हो चुके। ये सारी बात हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके। उसके बाद जो ये कैबिनेट मिशन है वो 16 मई 1946 को अपनी जो स्कीम्स होती है उसको सामने रखता है, और ये अपनी स्कीम्स में क्या बोलता है कि हम आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की परमिशन नहीं देंगे। जो मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने की थी। एक संविधान सभा की मांग किसके लिए की थी? उन्होंने पाकिस्तान के लिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने बोला था हम 2 संविधान सभाओं की परमिशन आपको नहीं देंगे। तो कैबिनेट मिशन की इस बात को हम क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से प्रोसेस शुरू होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा की। तो इसके बाद क्या होता है? जुलाई और अगस्त 1946 में क्या कराए जाते हैं? इलेक्शंस कराए जाते हैं। किस लिए? संविधान सभा के लिए। अभी हमें पता है संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे? 389। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, जिसमें से 296 जो मेंबर थे वो स्टेट्स वगैरह से आए थे, जिनको क्या इलेक्शन के बाद लिया गया था। लेकिन जो 93 मेंबर्स थे वो देसी रियासतें जो होती थी, रजवाड़े, वो वहां से थे, वो मनोनीत मेंबर्स थे, उनका इलेक्शन नहीं कराया गया था। 10 लाख लोगों से 1 सीट निकल के यहाँ पे आई थी। उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कराए जाते हैं। नवंबर तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, नवंबर 46 तक रिजल्ट आ जाता है, और तब जाकर कई संविधान सभा हमारी तैयार होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन कराई जाती है संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक। तो यहां से हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है कि संविधान सभा की बैठक। ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे। तो क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता, 24 मार्च। उसके बाद 16 मई 1946 को अपनी स्कीम्स हमारे सामने रखता, और उसकी स्कीम्स में क्या होता है कि हम आपको एक तो गवर्नमेंट बना के देंगे, जिसको अंतरिम सरकार बोलेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन देते हैं, वो भी वयस्क मताधिकार के बेस पे। जो मांग कभी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। उसके बाद जुलाई और अगस्त में इलेक्शंस कंप्लीट कराए जाते हैं, नवंबर तक सब रिजल्ट इसका फाइनल हो जाता है। 389 मेंबर्स इसमें लिए जाने हैं, 10 लाख लोगों से 1 सीट निकल के आएगी, जिसमें से 296 296 जो सदस्य होंगे
वो जो ब्रिटिश स्टेट्स होंगे, हमारे यहाँ के वो स्टेट्स, वो राज्य जो ब्रिटिशर्स के अधीन होते थे, वहां से आएंगे निर्वाचित होने के बाद। और जो 93 मेंबर्स है वो आएंगे हमारी देसी रियासतें, जो रजवाड़े आप जिनको बोल सकते हो। 1946 तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर कहीं 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग कराई जाती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की। अब देखिए, जब भी कोई मीटिंग कराई जाती है उसका जगह भी निर्धारित करनी होती है, कहाँ पे वो मीटिंग कराई जाएगी, उसका टाइम क्या होगा, या उस मीटिंग को संचालित कौन करेगा। अभी ऐसा तो नहीं कि मीटिंग में सभी आएंगे और बैठ जाएंगे, कोई एक तो मीटिंग का हेड होना चाहिए। तो बात करते हैं इन्हीं सब चीजों पे। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग कराई जाती है। यहां से हम देखेंगे अभी जो फर्स्ट मीटिंग होगी हमारी वो कब कराई जाएगी? 9 दिसंबर 1946। किस टाइम? 11 बजे। और आपको पता होना चाहिए कि अभी भी हमारी जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई शुरू की जाती है वो किस टाइम से की जाती है? 11 बजे से, तभी से ये टाइम हमारे पास आया है। तो 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे मीटिंग कराई जाती है। कहां पे? दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के सेंट्रल हॉल में। नौ दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक किस टाइम? 11 बजे। कहां पर? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के सेंट्रल हॉल में। अभी इस बैठक का संचालन करने के लिए, इसको अच्छे से चलाने के लिए हमें एक हेड की जरूरत होती है। और पहली ही मीटिंग में अगर हम परमानेंट हेड चुन ले तो उसमें क्या होगा, वो चीज से हम उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए इसमें क्या होते थे, संविधान सभा के एक मेंबर होते थे जेवी कृपलानी। और ये जो जेवी कृपलानी वो सुझाव देते हैं कि जो हम टेम्पोररी मेंबर चुन लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे अस्थायी अध्यक्ष। हम इस मीटिंग के लिए क्या चुन लेते हैं? अस्थायी अध्यक्ष अपना चुन लेते हैं। और ये अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? बाकी भी तो मेंबर्स थे। तो जेवी कृपलानी क्या बोलते हैं कि जैसे फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में क्या था, जब तक उनके पास, ये फ्रांस से आया कि जब तक हमारे पास कोई परमानेंट मेंबर नहीं है तब तक जो हमारी जो सदस्य है उनमें से जो ओल्डेस्ट मेंबर है, सबसे जो बड़े व्यक्ति है वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो तब तक के लिए इन्हीं को हम क्या बना लेते, अपना हेड बना लेते। कॉन्सेप्ट कहां से आया था? फ्रांस से आया था। सबसे पहले इस चीज की सिफारिश किसने की थी? जेवी कृपलानी ने। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो ये कॉन्सेप्ट मिला हमें फ्रांस से। जब अध्यक्ष चुना गया तो क्या होना, एक उपाध्यक्ष भी चुना जाना चाहिए, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष चुना गया HC मुखर्जी को। अगर इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो HC को बोलेंगे हम हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब H से हरेंद्र, तो वो ना C को, जो कुमार हम लिखते हैं KUMAR, वो C से उसको लिखते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। इनको चुना गया उस टाइम पर उपाध्यक्ष। तो ये थी हमारी पहली मीटिंग किसकी? संविधान सभा की। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, कब? 1946 को, सेम टाइम वही 11 बजे, सेम प्लेस पे, वही कहां पे? दिल्ली में। कहां पे? काउंसिल चैम्बर के सेंट्रल हॉल में दूसरी मीटिंग कराई जाती है। और इसमें चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो हेड होंगे उनको। और परमानेंट हेड आप सभी जानते हैं किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, उसके जो परमानेंट हेड थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वो किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो उपाध्यक्ष कौन चुने गए? एक तो उपाध्यक्ष आप पहले से जानते हैं, कौन थे हमारे? एच.सी. मुखर्जी। और एक और उपाध्यक्ष इसमें चुने गए, वी.टी. कृष्णाचार्य। और एक चुने गए यहां पर संविधानिक सलाहकार, एडवाइजर। और ये किसको चुना गया? इसको आपने याद रखना है, B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा और राव, ये चुने गए हमारे उपाध्यक्ष। तो चलिए पहले इसी पे बात कर लेते एक बार फिर से। क्या होता है? 9 दिसंबर 1940 को सुबह 11 बजे मीटिंग कराई जाती है संविधान सभा की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कहां पे कराई जाती है? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के सेंट्रल हॉल में ये कराई जाती है। अभी हमें क्या होता है, जब भी कोई मीटिंग कराई जाती है तो उस मीटिंग को संचालित करने के लिए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक हेड की जरूरत होती है। किसी भी मीटिंग की बात हम कर ले, लेकिन अभी हमारे पास इसके लिए कोई हेड नहीं था। तब इसी सभा के एक मेंबर होते थे, जेवी कृपलानी, वो सजेशन देते, सुझाव देते, क्यों ना हम भी फ्रांस की तरह करें। कि फ्रांस में क्या हुआ था कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़े जो मेंबर है हमारे संविधान सभा के, उनको हम कुछ टाइम के लिए हेड बना लेते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी हेड कुछ टाइम के लिए, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इस मीटिंग के लिए। और साथ ही साथ उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब ये बैठक हमारी खत्म हो जाती है और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ठीक 11 बजे, वही टाइम वही जगह, दिल्ली का काउंसिल चैम्बर का सेंट्रल हॉल, सेकंड मीटिंग कराई जाती है। और अब हमें जरूरत थी परमानेंट हेड की, स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर क्या बनेंगे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति यही बनेंगे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उपाध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को तो हम पहले ही चुन चुके थे, एक और उपाध्यक्ष हम चुन लेते। कौन? वी.टी. कृष्णाचार्य। अभी संवैधानिक सलाहकार, एक एडवाइजर की भी जरूरत हमें होती है, और एडवाइजर के रूप में किसको चुना जाता है? B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। अब जो B.N. राव थे, ये एक आईसीएस ऑफिसर रह चुके थे, जो आईएएस बोल सकते हो तुम, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में ये एक ऑफिसर रह चुके थे। और आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कि जब संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा कि कैसा हमारा संविधान होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर नियम होने चाहिए, वो पहला ड्राफ्ट यही प्रस्तुत करेंगे। कौन? B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो ये बात की हमने संविधान सभा की 2 मीटिंग की, 9 दिसंबर पहली मीटिंग और 11 दिसंबर दूसरी मीटिंग। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी मीटिंग बुलाई जाती है ठीक 2 दिन के गैप में, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो जो तीसरी मीटिंग होती है वो कब बुलाई जाती है? 13 दिसंबर 1946 को। अब हमारे पास हेड भी है, जो अध्यक्ष है स्थायी परमानेंट, वो भी हमारे पास में है, और उपाध्यक्ष भी हमारे पास में है। तो अब क्या होगा, इसकी जो तीसरी मीटिंग होगी वो बुलाई जाएगी, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कब बुलाई गई है? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक वही 11 बजे। तो 2 मीटिंग पे हम बात कर चुके, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी मीटिंग कब बुलाई गई? 13 दिसंबर 1946 को 11 बजे। अब इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अभी 1947 या आजादी के बाद में जो तुम बोल सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी मीटिंग हुई तो एक प्रस्ताव अपना प्रस्तुत किया था, जिसको आप बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि जो हमारे क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप क्या बोल सकते हो इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था मीटिंग में। इसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी। पहली चीज इन्होंने रखी कि जब हम संविधान लिखेंगे तो ये चीज को ध्यान में रख के लिखेंगे, क्या क्या चीजों को, कि जो हमारा भारत होगा वो स्वतंत्र होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र। वो जो बात एक बार सामने आई थी कब, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, कि डोमेनियन स्टेट होगा, वो चीज अब यहाँ पर नहीं होगी, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। साथ ही साथ संप्रभु होगा, भारत अपने फैसले खुद लेगा, वो उसके लिए किसी भी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेगा, या कोई दूसरा देश उस पर शासन नहीं करेगा या अपने फैसलों को उस पर नहीं थोपेगा, हम अपने फैसले खुद लेंगे। और साथ ही साथ गणराज्य या लोकतांत्रिक, तुम बोल सकते हो, हम होंगे। दूसरी चीज इन्होंने क्या सामने रखी कि भारत क्या होगा, एक संघ राज्य होगा। क्या होगा, संघ राज्य, राज्यों का संघ, आप क्या बोल सकते हो, राज्यों का संघ होगा भारत, राज्यों का संघ। मतलब क्या है, राज्यों के संघ से आप क्या समझ सकते हो। देखो, आपने देखा था कि जब इलेक्शन कराए गए, तो इलेक्शन जब संविधान सभा में हमने सदस्यों को चुनना था, तो 93 सीट्स रियासतों में गई थी, देशी रजवाड़ों में गई थी। तो उन्होंने क्या, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है ना। बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो उसमें लास्ट तक शामिल नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं होगा। आज आप देखते हो भारत में कहीं भी क्या है, ऐसा नहीं है कि रजवाड़े हैं और वो भारत के नियमों से अलग चलते, कि हमारी गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए कुछ और नियम बनाएगी और उनके लिए कुछ और नियम होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कोई नियम बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो पूरे देश के लोगों पे अप्लाई होगा। तो वही चीज है, राज्यों का संघ होगा। ऐसा नहीं कि कोई राज्य अलग निकल जाए, कोई देसी रजवाड़े बोलने लगे कि नहीं हम तो अपना शासन खुद करेंगे, तो वो सब कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ जो राज्यों की सीमा का निर्धारण होगा, राज्यों की सीमा का निर्धारण कौन करेगा, संविधान करेगा। राज्यों की सीमा का निर्धारण कौन करेगा, संविधान करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसके मन में आ रही वो अपने राज्य को बढ़ा रहा है चारों तरफ, या जिसके मन में आ रही वो अपने राज्य को छोटा कर, ऐसा नहीं होगा। संविधान ही फैसला करेगा कि आपका राज्य कहां तक होगा। उसके बाद इन्होंने क्या रखा सामने, हमारा देश स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, गणराज्य होगा, हम पूरी तरीके से आजाद होंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और लोगों से हमारा देश बनेगा। राज्यों का संघ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी देशी रियासत सामने आने लगे और कहने लगे नहीं अब हमने गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहना है, ठीक है ना। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा, संविधान करेगा। और चौथी बात में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारी सरकार होगी, सरकार का जो अंग होगा या सरकार जहां से ली जाएगी वो होगी भारत की जनता। सरकार किससे चुनी जाएगी, भारत की जनता से, ठीक है ना। जनता द्वारा ही, जनता की ही सरकार यहाँ पे चुनी जाएगी, जनता के बीच से ही जो सरकार है वो चुनी जाएगी। और उसको कौन चुनेगी, भारत की जनता। तो सरकार का स्रोत कौन होगा, भारत की जनता। उसके बाद यहाँ पर सभी के साथ क्या किया जाएगा, न्याय। अब वो न्याय चाहे आर्थिक हो, चाहे वो न्याय सामाजिक हो, चाहे वो न्याय राजनीतिक हो, लेकिन सभी के साथ पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जाति धर्म भेदभाव किया जाएगा, तो सभी के साथ पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो SC ST है, अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनको क्या कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, कुछ विशेष अधिकार इनको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसको आप आरक्षण वगैरह बोल सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि SC ST को बहुत ही नीचे दबाया जाता है। आप जान भी सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है ना। उनके साथ बड़ा भेदभाव स्कूल्स वगैरह में भी किया जाता था। तो इसलिए उस चीज को सामने लाने के लिए, इन वर्गों को भी देश के संविधान में भाग दिलाने के लिए कि इनका भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है देश के अंदर, तो इनको क्या दिए जाएंगे, कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। उसके बाद भारत क्या होगा, भारत विश्व शांति की स्थापना करेगा, विश्व शांति की स्थापना करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब हमने अपना संविधान लिख लिया, अब हमें विश्व से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे परमाणु बम बनाएंगे या अणु बम बनाएंगे
उससे किसी को भी खतरा होगा, ऐसा नहीं होगा। हम विश्व शांति में पूरी तरीके से भागीदारी हम करेंगे। तो ये सब बातें बोली किसमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव में किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इनको स्वीकारा कब गया, इन सब चीजों को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947, 1947, नेक्स्ट ईयर जाने के बाद 1946 के बाद। तो ये हुआ हमारी तीसरी मीटिंग में। क्या होता है कि तीसरी मीटिंग कराई जाती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे अभी, वो अपने एक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। उसमें वो काफी सारी बातें कहते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारा भारत कैसा होना चाहिए, और इनकी इस चीज को स्वीकारा कब जाता है, 22 जनवरी 1947 में। और जैसे ही इनकी इस चीज को स्वीकारा जाता है 22 जनवरी 1937 में, वैसे ही संविधान सभा संविधान पर और भी क्या तेजी से काम करना शुरू कर देती है। कैसे, अब यहाँ पर संविधान के लिए कई सारी समितियां बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, समितियां। कौन क्या काम करेगा, ठीक है ना, कौन जो संविधान का खर्च देखने का काम करेगा, कौन उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी होगी उसको लिखने का काम करेगा, उसका प्रारूप तैयार करेगा, या कौन और बहुत से कार्यों का संचालन इसमें करेगा, वो सब कमेटियां अब तैयार की जाएंगी। अच्छा, ये कमेटियां तैयार होती रहती है, लेकिन इसी बीच 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आती है। माउंट बेटन योजना आती है जो किसकी घोषणा करती है, भारत के विभाजन की, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन की घोषणा करती है कि आपके जो भारत होगा उसका विभाजन कर दिया जाएगा 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में। तो क्या होता है, 13 दिसंबर की मीटिंग हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उसको 22 जनवरी तक स्वीकारा गया। उसके बाद उस पर बहुत सी समितियां बनना शुरू होगी कि अभी संविधान लिखना तो समितियां तो बनानी पड़ेगी। तो उधर क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आ जाती है और पार्टीशन की बात कर देती है, और 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग भागों में बट जाते हैं। और पार्टीशन के बाद जो कभी सीट 389 होती थी, संविधान सभा में कितने मेंबर होते थे, 389। पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद वो मेंबर कितने बच जाते हैं, सिर्फ 299, 299 वो मेंबर बच जाते पार्टीशन के बाद। बाकी सब सदस्य किस साइड चले जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो अब हमारी संविधान सभा में 299 मेंबर्स बचेंगे। इन्हीं 299 मेंबर से हमने क्या तैयार करनी है, अब अपनी समितियां तैयार करनी है। और ये समितियां जो बनेगी यही क्या तैयार करेगी, हमारा संविधान। तो समितियों की बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 7 में। इसके बाद इसमें अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी आपको हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।